गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम ICAI के मॉड्यूल से पेपर नंबर 3 आपका टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। इसमें डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं 50 मार्क्स का। इसके आपके अब तक अपने 8 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम पेज नंबर 31 में थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। इसे पहले समझ लेते हैं, फिर रीड कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम में क्या फ़र्क है। देखिए, सपोज आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है। 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। इसमें से डिडक्शन होने के बाद, डिडक्शन मतलब कुछ कटौतियाँ होती हैं, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे। सारी सैलरी आप घर नहीं ले जाते हैं। आपका TDS कटता है, आपका PF का पैसा कटता है, फ्यूचर के लिए सेविंग जो होती है, प्रोविडेंट फंड जिसे आप बोलते हैं, और भी कोई डिडक्शन है वो लेस होती है। सपोज सब मिला के 20,000 है ये डिडक्शंस। ये आप पढ़ेंगे कितनी डिडक्शन किसको मिलती है, किस बेसिस पे डिडक्ट की जाती है। और डिडक्शन देने से फ़ायदा ही है असेसी को, मतलब टैक्सेबल पर्सन, आप जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं उसको कम टैक्स देना होता है। तो ये तो डिडक्ट हो गया अमाउंट। इस इन हैंड सैलरी आपकी 80,000 हो गई। तभी तो लोग पूछते हैं मार्केट में कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है और इन हैंड सैलरी क्या है। ग्रॉस सैलरी तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, वो कुछ भी डिडक्ट करने से पहले होती है। और डिडक्शन में आपका PF का पैसा हो गया, आपका इंश्योरेंस का पैसा हो गया, आपका टैक्स का पैसा हो, कटने के बाद आपका एम्प्लॉयर जो आपको देता है, जो आपके हाथ में आती है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसे आप इन हैंड सैलरी बोलते हैं। अभी 80,000 आपको मिल गए, राइट। अब इस 80,000 से आपने क्लॉथ्स परचेज़ किए, आपने मूवी देखी, आपने कोई गुड्स परचेज़ किया, वॉट एवर, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। इसमें से टैक्स का अमाउंट भी घट गया। सब कुछ घटाने के बाद आपको टैक्स पे करने के बाद ये अमाउंट मिला है हाथ में। अब आप इसको कुछ भी यूज़ करिए, तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आय का उपयोग। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इनकम मतलब आय, हिंदी में बोलते हैं आय हो गई आपको। एप्लीकेशन तो उपयोग करना, यूज़ में लेना। तो ये इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। तो क्या समझ में आया। आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने के बाद आप अपनी इनकम को किसी पर्पज़ के तौर पे यूज़ में लेते हैं, तो इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलते हैं। और ये कोई दोबारा टैक्स भी लगेगा, हम एक बार ही दे चुके हैं टैक्स, पहले हमारा टैक्स कट चुका है। TDS जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS आप आगे पढ़ेंगे, वैसे सुन रखा होगा वर्ड, कि जैसे ही आपकी इनकम जनरेट होगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब जिस सोर्स से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जो जैसे आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर रहा है, तो सैलरी के सोर्स से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो जैसे वो पे कर देगा, वो हाथों हाथ वो आपका जितना भी टैक्स बनता है वो काट लेगा। क्योंकि रूल है विदाउट डिडक्टिंग TDS आप सैलरी का पेमेंट नहीं कर सकते। अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी एक लिमिट से ज़्यादा है तो आप TDS काटने के बाद ही उसे नेट अमाउंट पे करेंगे। तो ये TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। किस रेट से कटता है, कब कब कटता है, कब कब नहीं कटता है, जब आपका टैक्स बिल्कुल एंड होने के टाइम पे आएगा, तो वहाँ पे आपका पूरा एक चैप्टर ही आएगा TDS का, वहाँ आप डिटेल में समझेंगे। अभी तो आप समझ लें TDS का नॉर्मल मीनिंग होता है जैसे ही इनकम जनरेट हो रही, नाम से पता चल रहा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे ही आपकी इनकम जनरेट हो रही है किसी सोर्स से, उसी टाइम हाथों टैक्स काटा जा रहा है और नेट अमाउंट ही आपको दिया जा रहा है। तो ये TDS का कॉन्सेप्ट है, ताकि टैक्स को टाइम पे जमा कराया जा सके, टैक्स के कॉम्प्लाइंसेस टाइम पे हो सके। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। एक नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम, जैसे कई बार आप रोड पे कहीं जा रहे होते हैं, तो कई बार बोर्ड लगा होता है डाइवर्जन की, अभी रोड का काम चल रहा है, तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है, ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। तो डाइवर्जन उसे बोलते हैं आय का मोड़। ये मोड़ हो गया डाइवर्ट करना, किसी को टर्न देना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, A, B और C, ये 3 ऑथर हैं। तीनों ऑथर हैं, तीनों ने मिलकर एक बुक लिखी है, बुक पब्लिश की है। अब बुक कौन पब्लिश करती है, पब्लिशिंग कंपनी, P लिमिटेड एक कंपनी है। इन ऑथर्स ने मिलकर एक बुक लिखी है, बुक पब्लिशिंग कंपनी को दी और पब्लिशिंग कंपनी ने बुक पब्लिश की है। और बुक पब्लिश करने के बाद जब बुक्स बिकेगी तो आपको ये रॉयल्टी देगी। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, इन सब पे बुक्स पे आपको रॉयल्टी मिलती है। तो आप समझते हैं रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, कि आप किसी दूसरे का राइट यूज़ कर रहे हैं, इसके बदले आप उसे जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो रॉयल्टी। बुक किसने लिखी थी, तीनों ऑथर ने, राइट ये यूज़ कर रही है, पब्लिश करके बुक को लॉन्च कर रही है। तो जब जितनी बुक्स, डिपेंड करता है रॉयल्टी कैसे डिसाइड हुई है, परसेंट बेसिस पे भी हो सकती है कि भाई इतनी, एक किताब की वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है, पब्लिशिंग कंपनी ने बोला तो इसका 10% हम आपको रॉयल्टी देंगे, या लमसम भी हो सकती है।
तो ये डिपेंड करता है आपने एग्रीमेंट कैसे किया। अगर आप परसेंट बेस पे भी मिल सकती है रॉयल्टी और लमसम भी मिल सकती है। रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार शुल्क बोलते हैं हिंदी में, नाम से पता चल रहा है आप किसी दूसरे का राइट यूज़ कर रहे हैं। बुक इनकी है, राइट ये यूज़ कर रही है, इनसे परमिशन लेके यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो अगर किसी दूसरे का राइट जब आप यूज़ कर रहे हैं उसके बदले जब आप उसे पेमेंट कर रहे हैं वो रॉयल्टी कहलाता है। माइंस पे भी हो सकता है, बुक्स पे भी हो सकता है, म्यूज़िक पे भी हो सकता है, कॉपीराइट्स पे भी हो सकता है। तो ये बुक लिखी अब पब्लिश, इन तीनों के जो रॉयल्टी का अमाउंट बनता है इंडिविजुअली 10,000 ईच बनता है। सपोज 10,000 एक को रॉयल्टी देनी है। पी लिमिटेड क्या करती है 30,000 का एक चेक बनाती है और वो चेक ए के नाम से बना देती है, मिस्टर ए के नाम से 30,000 का चेक दिया रॉयल्टी का। क्लियर। अब ए अच्छी तरह जानता है कि पूरे पैसे उसके नहीं, पी इसको बोल देती कि ये 30,000 हमने आपके नाम से चेक बना दिया है, आप इसमें से पैसा बी और सी को दे देना। तो ए अच्छी तरह जानता है कि 30,000 में से 30,000 में से 10,000 इसके हैं, 10,000 बी के हैं और 10,000 सी के हैं। तो ये क्या करेगा 30,000 जब इसके अकाउंट में पैसे जाएगा, चेक को आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इसमें से डाइवर्ट कर देगा 10,000 तो बी को डाइवर्ट करेगा और 10,000 सी को डाइवर्ट कर देगा, दे देगा उनको मतलब। अब टैक्स की बारी आती है तो क्वेश्चन होता है ए के अकाउंट में तो 30,000 आए थे, टैक्स वाले क्या ए से 30,000 पे टैक्स देंगे? नहीं, क्योंकि 30 में से 20 तो उसने डाइवर्ट कर दिए, डाइवर्ट तो किसी और को दे दिए और वो लीगली ऐसा करने के लिए लायबल था। अगर मान लो ये ऐसा नहीं करता तो बी और सी इस पर केस कर सकते हैं कि हमारे पैसे ले लिए पर हमें दे नहीं रहा है। तो आप लीगली लायबल है उस इनकम को डाइवर्ट करने के लिए, किसी को दूसरे को देने के लिए। तो जितना पार्ट आप डाइवर्ट कर देते हैं अपनी इनकम में से उतने पार्ट पर आप इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होते हैं। वापस सुन लें, जितना पार्ट आप लीगली अपनी इनकम का किसी दूसरे को देने के लिए लायबल हैं, तो जितना पार्ट आप डाइवर्ट कर देते हैं अपनी इनकम का वो उतने पार्ट पर आप टैक्स नहीं देंगे। तो 30 में से 20 डाइवर्ट कर दिया तो ए केवल 10,000 पर ही टैक्स देगा। तो ये टैक्स से पहले ही होगा। वैसे टैक्स देने से पहले आप अपनी इनकम का जितना पार्ट डाइवर्ट कर देंगे उतना पार्ट पे आप टैक्स नहीं देंगे, जो आपके पास होल्ड रह जाएगा, होल्ड करेंगे आप जिस अमाउंट को उसी पे टैक्स देंगे। और डाइवर्ट ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो बी और सी लीगली आप पे सूट फाइल कर सकते थे, पुलिस कंप्लेन कर सकते थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा डाइवर्जन। अब एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज 1,00,000 रुपये मिलते हैं ए को, से कहीं जॉब करता है मिस्टर ए, ये बी को अपनी वाइफ को या मिसेस ए को 30,000 डाइवर्ट करता है। ये बोल रहा है मैं हर महीने घर चलाने के लिए मेरी वाइफ को 30,000 देता हूँ, तो मैं 30 पे तो नहीं दूंगा टैक्स, वो मेरे से लेती ही लेती है 30,000, मैं केवल 70,000 पे ही टैक्स दूंगा। ये डाइवर्जन नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ लीगली लायबल नहीं था, ये इनकम इसने अर्न करी थी, ये अपनी इच्छा से किसी को दे रहा है, तो ये कोई डाइवर्जन नहीं है। डाइवर्जन वही माना जाएगा जिसमें आप लीगली लायबल हैं, आपको कोई अमाउंट किसी दूसरे को लीगली ट्रांसफ़र करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अगला पर्सन आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब हुआ आय का यूज़ करना आफ्टर पेइंग टैक्स। आप अपनी इनकम को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है। डाइवर्जन ऑफ इनकम जब आप किसी दूसरे के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, आपको एक अमाउंट रिसीव हो जाता है और फिर आप लीगली लायबल हैं वो अमाउंट दूसरे को देने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, तो उसे डाइवर्जन ऑफ इनकम बोलते हैं। और जितना पार्ट आप अपनी इनकम का डाइवर्ट कर देते हैं उतने पार्ट पे आप टैक्स पे नहीं करते हैं। अब हम रीड कर लेते हैं मॉड्यूल से। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब आय का उपयोग करना, डाइवर्जन ऑफ इनकम आय को कहीं मोड़ देना। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मीन्स टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब पूरा करना, एन ऑब्लिगेशन विच इज़ ग्रेटिशियस और सेल्फ इम्पोज। ग्रेटिशियस मतलब अननेसेसरी, जरूरी नहीं था वो खर्चा करें, वो आपकी इच्छा है कपड़े खरीदने, मूवी देखने, वॉटेवर। या सेल्फ इम्पोज है, आपको करना ही पड़ता है अपने ऊपर वो खर्चे। आफ्टर सच इनकम रीच द असेसी, जब एक बार पैसा आपके पास आ जाता है तभी तो आप यूज़ कर पाएंगे ना इनकम का। वेयर बाय विर्चू, बाय विर्चू मतलब इस रीज़न से, बाय विर्चू मतलब इस रीज़न से, बाय वेयर बाय रीज़न ऑफ एन ऑब्लिगेशन, बाय ओवरराइडिंग टाइटल, आपको ओवरराइडिंग टाइटल था, एक को पूरे 30,000 रुपये मिल गए थे। इनकम इज़ डाइवर्टेड बिफोर इट रीच द असेसी, आप इनकम डाइवर्ट कर देते हैं, इट इज़ नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम, इसे डाइवर्जन ऑफ इनकम बोला जाता है। वैसे ये रीच असेसी गलत है वर्ड, क्योंकि रीच गलत मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीच द असेसी, असेसी के बिफोर नहीं आना चाहिए, आफ्टर रीच द असेसी, जब असेसी के पास आएगी इनकम तभी तो डाइवर्ट करेगा।
इट इज़ नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम। इन केस ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर मतलब एप्लीकेशन इनकम की बात हो रही है, पहले वाली जो इन केस ऑफ फॉर्मर, इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम द इनकम वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द पर्सन हु अप्लाइड। ऑब्वियसली टैक्स देने के बाद ही आप इनकम का यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ लेटर, लेटर कौन सा केस है, डाइवर्जन ऑफ इनकम सेकंड टॉपिक है, लेटर बाद में जो आया, इट इज़ नॉट टैक्सेबल, ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। दैट इज इवन इफ द असेसी वर टू कलेक्ट द इनकम, भले आपको इनकम मिले थे, पूरे 30,000 भी पढ़ाया था, एग्जाम्पल ए को मिले थे, ही डज सो ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन टू हुम इट इज़ पेबल, पर आपको किसके बिहाफ पे मिल गए थे उसमें से पैसे, तो फिर वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। आई होप यहाँ तक आगे होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। ये तो 11th क्लास से पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते हैं आप कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से होती है, जो आपके बिजनेस की इनकम में, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम है फर्नीचर खरीदना और बेचना, तो फर्नीचर खरीदने और बेचने से जो आपको इनकम हो रही है, जो प्रॉफिट्स हो रहा है, वो रेवेन्यू नेचर का हुआ, मतलब डे टू डे एक्टिविटी से जो रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी है, जो आप डे टू डे परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, वो रेवेन्यू हो गई, रिसिट हो गई, जो पैसा आ रहा है। कैपिटल रिसिट मतलब फिक्स एसेट, जो अकाउंट में आप बोलते हैं, फिक्स एसेट को बेचने से जो पैसा आता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल रिसिट जैसे लैंड बेच दिया आपने, भले आप लैंड बेचने का काम नहीं करते हैं, आप ब्रोकर नहीं है, आपने लैंड अपने बिजनेस के लिए परचेज की थी, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए परचेज की थी, पर आप उन्हें बेच रहे हैं, तो लैंड बेचने पे कोई प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग बेचने पे कोई प्रॉफिट हुआ, ये सब फिक्स एसेट बेचने में जो प्रॉफिट हुआ है कैपिटल रिसिट हुआ। और टैक्स में एक लाइन बहुत बार आती है कि जो कैपिटल प्रॉफिट है, अनलेस स्पेसिफिकली सेइंग, अगर जब तक साफ साफ नहीं कह रहे हैं टैक्स वाले, तब तक कैपिटल रिसिट पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि रेवेन्यू रिसिट हमेशा टैक्सेबल होगी। यानी रेवेन्यू रिसिट जो डे टू डे एक्टिविटी से आप कमा रहे हैं वो तो हमेशा टैक्सेबल होगा। कैपिटल रिसिट पे तभी टैक्स लगेगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कि इनके बारे में कुछ और नहीं कह दिया जाता। तो इनके लिए कह दिया है टैक्स वालों ने। आपने पढ़ा है कि आपको स्टार्टिंग के जब वीडियोज में पढ़ाया गया था कि 5 हेड बनाए गए हैं, इनकम कमाने के 5 तरीके हैं एज पर टैक्स। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इनकम कमाने के जो हेड्स बनाए गए, हेड्स इसलिए बनाए गए क्योंकि हर हेड्स में इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, रूल्स अलग अलग हैं। तो पहला हेड था सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान किराए पे देते हैं तो किराया जो मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं वो बिजनेस हेड एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप कोई फिक्स एसेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। ये उन्होंने बोल ही दिया कि भाई कैपिटल एसेट बेचने पे भी टैक्स देना होगा। और जो इन चारों हेड में नहीं आएगी इनकम, वो अदर सोर्सेज में आएगी, जैसे इंटरेस्ट मिला आपको, डिविडेंड मिला, ये अदर सोर्सेज में आएगी। ये हेड्स बनाने के पीछे लॉजिक ये है, अभी इनको आप इंडिविजुअली चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। हर हेड में इनकम कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं कि कैसे सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट होगी, कैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होगी, कैसे बिजनेस की इनकम कैलकुलेट होगी। आपका तरीका इररिलेवेंट होगा, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका तरीका केवल बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज में ही देखेंगे टैक्स वाले, इसमें तो वो आपके तरीके को मानेंगे। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, या तो आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते होंगे या एक्रूअल या मर्केंटाइल सिस्टम पे अकाउंटिंग करते होंगे, तो इन दो में तो आपका तरीका वो कंसिडर करेंगे, पर बाकी 3 में वो जो रूल्स बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी और फिर उसी इनकम पे आपको टैक्स देना होगा। यानी इन हेड्स 5 हेड में से 2 हेड में तो चॉइस दी है टैक्स वालों ने कि जैसी अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे हैं वो उसी अकाउंटिंग को चुनेंगे। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख रहे हैं रिकॉर्ड अपने, तो कैश बेसिस पे टैक्स देंगे। कैश बेसिस समझते हैं जब इनकम मिलेगी तभी टैक्स देंगे, नहीं मिली तो उधार बेचा है तो पैसा नहीं आया तो नहीं देना होगा टैक्स। पर अगर आप एक्रूअल बेसिस पे या मर्केंटाइल सिस्टम पे अकाउंटिंग करते हैं तो फिर ड्यू बेसिस पे, जैसे आप बोलते हैं ड्यू बेसिस बोल रहे हैं, मर्केंटाइल सिस्टम बोल रहे हैं, एक्रूअल बेसिस बोल रहे हैं, तो भले इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, अगर वो आपके करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। देखिए पढ़ लेते हैं। Students should carefully study the various item of receipts included in definition of income। वो हम पढ़ चुके हैं इनकम में कौन कौन डेफिनेशन पढ़ाई थी इनकम में कि कौन कौन सी रिसिट को इनकम माना जाएगा। सम ऑफ देम लाइक कैपिटल गेन, कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट रेवेन्यू रिसिट। तो हमें 11th से पता है, यानी बचपन से हमारे, जब हमने कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया था बचपन हमारा, कि कैपिटल रिसिट जो होती है, जो एसेट बेचने पर जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसिट नहीं होता, वो डे टू डे एक्टिविटी से थोड़ी मिल रहा है। However, since they have been included in the definition, और पर कैपिटल गेन को डेफिनेशन में तो इंक्लूड किया गया है, कैपिटल एसेट बेचने पे भी जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देना होगा। दे आर चार्जेबल एज इनकम, इन पे भी टैक्स आपको देना होगा
अंडर द एक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एसेट इज डिस्कस हेयर अंडर, और डिटेल में बता रखा है। द एक्ट कॉन्टेम्पलेट्स मतलब बताता है अ लेवी ऑफ टैक्स की, लेवी मतलब चार्ज होगा टैक्स ऑन इनकम पे लगेगा, एंड नॉट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर इनकम पे जो रेवेन्यू रिसीट है उस पर लगेगा। हैंस इट इज़ वेरी इसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस करना ज़रूरी है कि कैपिटल रिसीट किसे माना गया है और रेवेन्यू रिसीट किसे माना गया है। कैपिटल रिसीट कैन नॉट बी टैक्स, देखिए ध्यान से पढ़िए लाइन, कैपिटल रिसिट कैन नॉट बी टैक्स, कैपिटल प्रॉफिट पे यानी कैपिटल पैसा जो आपको मिल रहा है, कैपिटल एसेट बेचने पे जो पैसा मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अनलेस दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इनकम, जब तक कि वो इनकम की डेफिनेशन में नहीं आ जाती, यानी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कुछ और नहीं कहा जाता, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कुछ और नहीं कहा जाता, कैपिटल रिसिट तो टैक्सेबल नहीं होती हैं और रेवेन्यू रिसिट हमेशा ही टैक्सेबल होती हैं। पर कुछ कह ही दिया टैक्स आप पढ़ चुके हैं कि कैपिटल गेन एक हेड ही बना दिया उन्होंने, और ये लाइन इसमें लिख दिया है कैपिटल रिसीट पे भी टैक्स आपको देना होगा, इनकम की डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हैं। एंड सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर टैक्स पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्टेन कैपिटल रिसीट विच हैव बीन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम आर कंपनसेशन ऑफ फॉर मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अगर आपकी कहीं पे सर्विस ही ख़त्म कर दी गई, इसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसीट है। इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन, कोई फिक्स एसेट बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी कैपिटल रिसीट है यानी कैपिटल प्रॉफिट है, इस पर टैक्स देना होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एनी सिंगल टेस्ट एज इनफॉलिबल ऑफ एनी सिंगल क्राइटेरिया एज डिसिसिव, मतलब इनफॉलिबल मतलब कभी मिस्टेक नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉ बनाते टाइम जो नहीं सारी चीज़ें लॉ में इंक्लूड हो जाए, कई बार कुछ चीज़ें लॉ बना तो दिया जाता है पर बाद में पता चलता है लॉ में गलत चीज़ हो गई, तो उसे फिर चेंज किया जाता है लॉ को। तो लॉ में कोई सिंगल टेस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है हमें कि ये से कैपिटल रिसीट मानेंगे, इस इनकम को रेवेन्यू रिसीट मानेंगे, तो सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हर पर्सन के लिए इनकम कैपिटल रिसीट की अलग डेफिनेशन है। जैसे मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ तो मेरे लिए फर्नीचर क्या है, कैपिटल असेट है यानी फिक्स असेट है। आप फर्नीचर का ही बिजनेस करते हैं तो आपका काम ही है डे टू डे खरीदना बेचना, तो वो आपके लिए फर्नीचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। फर्नीचर बेचने से जो इनकम होगी वो रेवेन्यू रिसीट होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ एक्ट में लिख दी जाए और वो कभी गलत नहीं होगी। एनी सिंगल क्राइटेरिया इज डिसिसिव, डिसिसिव मतलब सर्टेन, कोई फाइनल नहीं है क्राइटेरिया, फाइनल यूनिवर्सल एप्लीकेशन डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर रिसीट कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, की इससे पता चल जाए कि ये ट्रांजेक्शन रेवेन्यू माना जाएगा, ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का माना जाएगा। हैंस द कैपिटल और रेवेन्यू नेचर ऑफ द रिसीट मस्ट बी डिटरमाइंड, ये डिसाइड होगा विद रेफरेंस टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस। देखिए बताया हर केस में अलग अलग देखा जाएगा, किसी आदमी के लिए कोई चीज़ रेवेन्यू हो सकती है, किसी आदमी के लिए कोई चीज़ कैपिटल रिसीट हो सकती है। तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि भाई ये पता ऐसा करके पता लग जाएगा, ये डिपेंड करता है कि केस टू केस। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ रिसीट इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर, कैसे पता चलता है कि कोई रिसीट रेवेन्यू है और कोई रिसीट कैपिटल है। ये 11th क्लास का रूल है जो आपने पढ़ा था, उसको यहाँ ढंग से बता दिया उन्होंने दोबारा। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया विच मे बी अप्लाइड टू डिस्टिंग्विश मतलब जिनसे डिफरेंस किया जा सकता है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट में। पहला, फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल, जिसे भी समझ लें ध्यान से। यहाँ फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब क्या है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो आपने फिक्स असेट को खरीदने में लगाया है पैसा, वो फिक्स कैपिटल हो गया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ फिक्स असेट आपको खरीदनी पड़ती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होता है फिक्स असेट को अगर आपसे पूछ ले व्हाट डू मीन बाय फिक्स असेट, तो आप क्या बोलेंगे, जो फेविकॉल की तरह चिपक गई, हट नहीं सकती कहीं से, नहीं। फिक्स असेट कोई भी अगर आपसे पूछता है इंटरव्यू में कहीं पे भी, तो आपको बोलना है फिक्स असेट ऐसी असेट है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें दो विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी जाती है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस है उसका, शॉर्ट टर्म पर्पस नहीं है। लॉन्ग टर्म जनरली मोर देन 1 ईयर, जनरली मोर देन 1 ईयर है, उससे भी कहीं ज़्यादा ही होता है वैसे, पर लॉन्ग टर्म में वही है तभी आएगा जब मोर देन 1 ईयर आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं कोई एसेट। दूसरा, उसे रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जा रहा है, रीसेल पर्पस नहीं होना चाहिए, आपका बेचने के मोटिव से आप नहीं खरीद रहे, उसे बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जिस एसेट में होती है, एसेट मतलब जिसको यूज़ करके आप बिजनेस रन कर सकते हैं, वो तो ऐसी फिक्स एसेट ऐसी एसेट है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी गई है यानी बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदी गई है, और रीसेल करना उस मोटिव नहीं, आप उसे बेचने के मोटिव से नहीं खरीद रहे। वो अलग बात है कि 4-5 साल बाद
वो असेट बेकार हो जाती है तो आप किसी स्क्रैप सेलर को, कबाड़ी को बेच देते हैं, तो वो अलग चीज़ है। पर आपका मोटिव रीसेल करना नहीं होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ परचेज आप उसे रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीद रहे हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें है कि लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी गई प्लस रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदी गई, तो इसको फिक्स एसेट आप बोलते हैं। और थोड़ा डीप में समझ लेते ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फिक्स, अब क्वेश्चन उठता है कि एक तो सर आपने बोला लॉन्ग टर्म पर्पज़ होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्पज़। तो बहुत बड़ी कंपनी में जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे आज भी याद है, तो उस कंपनी ने मुझसे यही डेफिनेशन पूछी थी फिक्स एसेट की। ऑल्दो मैंने ये दोनों पॉइंट बता दिए थे। फिर उनका क्रॉस क्वेश्चन होता है समझने के लिए कि टाटा कंपनी है, सपोज उसने कैलकुलेटर परचेज किया, एक अच्छी कंपनी सिटीजन का ले लेते हैं कैलकुलेटर खरीदा 5000 रुपीज़ का। और कैलकुलेटर आप समझते ही हैं, यूज़ करते हैं आप लोग। कैलकुलेटर कई साल चल जाता है इजीली, अगर बहुत अच्छी कंपनी का है सही कंडीशन में तो आराम से 5 to 10 ईयर तो ये चल ही जाता है। तो उनका भी ये क्वेश्चन था कि टाटा कंपनी ने एक कैलकुलेटर खरीदा 5000 रुपीज़ का और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है आपकी फिक्स एसेट की। एक तो ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदा गया और रीसेल का पर्पज़ नहीं है यहाँ पे, हाँ बेचना मोटिव ही नहीं है टाटा कंपनी का, वो खुद के बिजनेस के लिए खरीद रही है। तो लॉन्ग टर्म हो गया, कंपनी ने गारंटी दी अगली कंपनी ने कि भैया 5 साल तो चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा तो हम आपको नया कैलकुलेटर देंगे। तो एक तरह से कंपनी ने आपको गारंटी या वारंटी में तो आप समझते ही हैं, एक होता है गारंटी फॉर, एक होता है प्रोडक्ट पे वारंटी मिल जाए। गारंटी में तो वो नया प्रोडक्ट देंगे आपको। जैसे एप्पल के फ़ोन की गारंटी आती है, अगर कोई में गलत एप्पल का फ़ोन आपने ख़रीदा और जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया था 1 साल या 6 महीने जो भी, उसमें वो एप्पल का फ़ोन अपने आप ख़राब हुआ, आपकी गलती नहीं है, कोई टेक्निकल इशू था, तो वो ऐसा नहीं है कि फ़ोन रिपेयर करेंगे, वो आपको नया एप्पल फ़ोन दे देगी कंपनी। तो ये गारंटी है, जब आपको नई वो गुड्स ही नया दे देगी वो कंपनी जिसने आपको गारंटी दी थी, तो ये तो गारंटी हो जाएगी। वारंटी मतलब उसमें वो रिपेयर करके देगी, यानी जो आपका फ़ोन ख़राब हुआ है उसी में सुधार करके आपको ठीक करके दे देगी, तो वारंटी। जनरली वारंटी ही आती है प्रोडक्ट पे, गारंटी नहीं आती है। बहुत रेयर केसेस में कुछ प्रोडक्ट्स पे गारंटी आपको देती है कंपनी। तो 5 साल तो चलेगा ही चलेगा कम से कम। तो ये पहला मोटिव पूरा हो गया, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं। दूसरा मोटिव था कि रीसेल करना नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो क्या ये फिक्स एसेट है आपके लिए? क्या आप इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में? फिक्स एसेट है तो बैलेंस शीट में आएंगे एसेट साइड में। तो वैसे तो ये फिक्स एसेट होनी चाहिए, डेफिनेशन जो आपने पढ़ी 2 पॉइंट की, लॉन्ग टर्म पर्पज़ है, रीसेल पर्पज़ नहीं है, तो फिक्स एसेट की डेफिनेशन में आएगी। पर हमने 11th क्लास के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स में, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, महत्व की अवधारणा, हिंदी में बोलते हैं महत्व, इंपॉर्टेंस। मटेरियल का मतलब है इंपॉर्टेंस। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है केवल उन्हीं चीज़ों को आप असेट के तौर पे रिकॉर्ड करें बुक्स में जो मटेरियल नेचर की हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी असेट हो जाएंगी आपकी बुक्स में। पेंसिल भी चल सकती है, पेन भी हो सकता है। मान लो अभी पेन साइन करने के लिए यूज़ में लेते हैं बिजनेस में, तो ये पेन तो 10 साल 20 साल चल जाएगा। शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, स्टेपलर करते हैं बिजनेस के लिए, स्टेपलर खरीदा, पंचिंग मशीन खरीदी, तो ये सब चीज़ें तो बहुत नॉमिनल नेचर की है ना, इनका अमाउंट बहुत कम है। मटेरियल कॉन्सेप्ट ये बोलता है, मटेरियल के एस्पेक्ट ये बोलता है केवल उन्हीं चीज़ों को बिजनेस में असेट का दर्जा दीजिए, असेट अज्यूम करिए, मानिए जो मटेरियल नेचर की हैं, जो जिनकी मटेरियल का मतलब है वैल्यू, जिनकी वैल्यू सच में इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बड़ी वैल्यू की हैं, और उससे तो आप असेट मानिए। अब कितनी वैल्यू होनी चाहिए सर, इसके लिए कोई रूल है क्या? नहीं, अकाउंट्स में कोई रूल नहीं है। उसने आप पे छोड़ा है अकाउंट्स ने कि हर बिजनेस को अपने हिसाब से एक क्राइटेरिया सेट करना होगा कि वो किस वैल्यू के असेट को मटेरियल नेचर की मान रहा है। तो सपोज़ टाटा कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो सपोज़ ने क्राइटेरिया सेट किया कि 50, इसके मैनेजमेंट ने कि 50,000 से नीचे की वैल्यू वाली चीज़ों को हम असेट ट्रीट नहीं करेंगे, तो उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही ट्रीट करेंगे। और हम जब रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो आप सीधे कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं उस एक्सपेंस को? सेम ईयर में पी&एल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर फिक्स असेट है तब तो धीरे धीरे करके आप पी&एल में ट्रांसफ़र करते हैं उस असेट की वैल्यू, जिसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल पी&एल में जाता है एक्सपेंस के तौर पे डेप्रिसिएशन के नाम से। पर अगर वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो सेम ईयर में ही आप पी&एल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट में से घटा देते हैं। तो ये कैलकुलेटर 50,000 की लिमिट सेट की है टाटा कंपनी ने, 5,000 है तो ये मटेरियल नेचर का नहीं है, तो ये सीधे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से पी&एल के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसे असेट नहीं माना जाएगा।
ये लिमिट हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग होती है। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 हो, तो उन्होंने अकाउंटेंट पे छोड़ दिया, मैनेजमेंट पे छोड़ दिया अकाउंट्स ने, कि अगर आपको लगता है वो जो चीज़ आपने खरीदी है वो दोनों कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म पर्पस हो गया, रीसेल पर्पस नहीं है, पर ये मटेरियल नेचर भी आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है उसका अमाउंट ज़्यादा है, मटेरियल नेचर का है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसे एसेट मानिए, और अगर आपको लगता है मटेरियल नेचर का नहीं है तो आप सेम ईयर में उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए P&L के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिक्स एज कैपिटल का मतलब यहाँ फिक्स एसेट से है कि कोई फिक्स एसेट बेचने पे जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपके लिए कैपिटल एसेट माना जाएगा। कैपिटल एसेट पूंजीगत प्राप्ति हिंदी में बोलते हैं। कैपिटल यानी पूंजी, जो पैसा लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए कैपिटल एसेट हो गया। अब नेक्स्ट एक वर्ड आया था उसमें सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल तो हमें समझ में आ गया सर, फिक्स एसेट को बेचने पे जो मिल रहा है। अभी सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है? सर्कुलेट मतलब चेंज होती रहना, परिवर्तनशील, सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो देखिए दो तरह के आप बिजनेस कर सकते हैं जनरली, मतलब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग ज़्यादातर करते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो पहले बनाती है कोई प्रोडक्ट और फिर बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो बना बनाया सामान खरीदती है, फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करती है और आगे बेचती है। तो और एक सर्विस इंडस्ट्री होती है, उसमें तो आप बनाते नहीं, केवल सर्विस देते हैं। तो हम पहले इनकी बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो पहले बनाएगी कोई चीज़ और फिर आगे बेचेगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनी बनाई चीज़ खरीदेगी, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेगी और आगे बेचेगी। तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना होता है, कच्चा सामान। आप अगर मान लीजिए आप शूज़ बनाते हैं, सपोज आपका काम है शूज़ बनाने का, तो शूज़ बनाने के लिए लेदर, चमड़ा खरीदना पड़ेगा किसी से, तभी तो आप शूज़ बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल तो लेदर हो गया, आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल लेदर हुआ, राइट। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे आप? सबसे पहले WIP में रॉ मटेरियल पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगा। यानी थोड़े जूते बनाएंगे, थोड़े बनने रह जाएंगे, उन पे कोई प्रोसेस। WI का मतलब हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, जिन गुड्स पे अभी काम करना पूरी तरह से बाकी है, यानी वो थोड़े बन चुके हैं, थोड़े बनने बाकी हैं। फिर WIP कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में, फिर शूज़ बन के तैयार हो जाएंगे, फिनिश गुड्स, राइट। स्टॉक बेच अब ये बिकने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा WIP में, WIP कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स किसको बेचेंगे आप? डेटर्स को, राइट। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, कैश होगा सबसे पहले, कैश या बैंक, उसके आप पैसा खरीदेंगे। सबसे पहले तो आप कैश या बैंक से, अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं कि बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो कैश से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए। रॉ मटेरियल WIP में कन्वर्ट होगा, WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड डेटर में कन्वर्ट होंगे। तो अब डेटर में तो उधार सामान बेच रहे हैं किसी को, अगर उधार नहीं बेच रहे तो सीधे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर डेटर से कैश मिलेगा, राइट। यही प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदो, रॉ मटेरियल पे फिर लेबर से काम करवाओ, मशीनों से काम करवाओ, WIP में कन्वर्ट होंगे पहले, WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स डेटर्स को सेल होंगे और डेटर्स से कैश आएगा। तो ये देखिए कैश आ गया, पहले भी कैश से स्टार्ट हुई है साइकिल और कैश में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। आप सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब ले सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल से। क्या होती है ऑपरेटिंग साइकिल? कोई आपसे पूछे जब कैश के इक्वल चीज़ों में कन्वर्ट होता है, कि कैश के इक्वल ही हैं, आप इन्हें अपनी कैश ही मानते हैं, बिजनेस में एसेट यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल WIP। जब कैश के इक्वल चीज़ों में कन्वर्ट होता है और एट द एंड वो दोबारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो साइकिल होती है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और ये जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, ये सर्कुलेटिंग कैपिटल चेंज हो रहा है ना। रॉ मटेरियल पहले कैश किस में कन्वर्ट हुआ? रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ WIP में, WIP कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स कन्वर्ट हुए डेटर में, और डेटर कन्वर्ट हुए दोबारा कैश में। तो कैश के इक्वल चीज़ों में कन्वर्ट होता है, फिर दोबारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है, ये आपका डे टू डे का काम है ऑब्वियसली। तो इससे जो पैसा मिलता है आपको, जो सामान बेचने पे जो पैसा मिल रहा है, ये रेवेन्यू रिसिट है। ये तो बहुत ईजी था समझना ही कि रेवेन्यू क्या रिसिट हो गई, कि जो डे टू डे एक्टिविटीज से आपको पैसा मिल रहा है ये रेवेन्यू रिसिट हो गई। आई होप यहाँ तक आ गया होगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सबसे पहले कैश होगा, कैश से रॉ मटेरियल तो आप खरीदेंगे नहीं, बनाए बनाए सामान खरीदेंगे, फिनिश गुड्स खरीदेंगे सीधे आप, उसमें प्रॉफिट जोड़ के डेटर्स को बेचेंगे और डेटर्स से क्या आएगा? कैश आएगा।
तो यहाँ आपकी साइकिल छोटी है, तो ये कैश पहले कैश के इक्वल चीज़ों में कन्वर्ट हुआ, फिर दोबारा कैश में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को सर्कुलेटिंग कैपिटल या ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और ये पैसा जो कमा रहे हैं आप, इससे जो पैसा आ रहा जा रहा है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं। फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। अ रिसिट रेफरेबल टू फिक्स कैपिटल वुड बी अ कैपिटल रिसिट। थैंक यू बताने के, तुम्हें पता ही था, पता है आपको 11वीं क्लास से। फिक्स असेट या फिक्स असेट बोलते हैं अकाउंट्स में, यहाँ फिक्स कैपिटल बोल दिया, उससे जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिट होता है। वेयर एज जबकि अ रिसिट रेफरेबल टू सर्कुलेटिंग कैपिटल से जो पैसा आता है वुड बी अ रेवेन्यू रिसिट, वो रेवेन्यू रिसिट मानी जाती है। द फॉर्मर मतलब फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं। द फॉर्मर फिक्स कैपिटल इज नॉट टैक्सेबल वाइल द लेटर इज टैक्सेबल। फिक्स कैपिटल टैक्सेबल नहीं है, जबकि डे टू डे एक्टिविटी से सर्कुलेटिंग कैपिटल लेटर जो बाद में पड़ी, सर्कुलेटिंग कैपिटल से जो आप पढ़ा रहे हैं वो टैक्सेबल होगा। टेंजिबल जो दिखाई देती है जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह। इंटेंजिबल एसेट आप समझते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। इंटेंजिबल एसेट विच द ऑनर कीप इन हिज पोजेशन फॉर मेकिंग प्रॉफिट। फिक्स एसेट तो आप अपने पास ही रखते हैं ना, अपने पोजेशन में रखते हैं, बेचने के मोटिव से नहीं खरीदते हैं। इन द नेचर ऑफ फिक्स कैपिटल होती है, यानी वो फिक्स एसेट होती हैं। तो सर्कुलेटिंग कैपिटल इज वन, सर्कुलेटिंग कैपिटल वो होती है विच इज टर्न ओवर, जो बदलती रहती है। ईल्ड मतलब कमा के देती है, ईल्ड मतलब अर्न करना, ईल्ड अर्न इनकम, और लॉस भी हो सकता है, जो नहीं हर बार प्रॉफिट हो आप लॉस भी कमा सकते हैं। तो फिक्स कैपिटल वो हो गई जो फिक्स एसेट से मिल रहा है पैसा, सर्कुलेटिंग जो डे टू डे एक्टिविटी से आपको मिल रहा है। तो अब ये कंफ्यूज ना हो, फिक्स यहाँ पे तो भले लिख दिया गया कि टैक्स फिक्स एसेट टैक्सेबल नहीं है, पर आप पढ़ चुके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिक्स एसेट से होने वाली इनकम के लिए टैक्स उन्होंने कैपिटल गेन हेड ही बना दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि फिक्स एसेट से मतलब जो कैपिटल रिसिट होती है वो जनरली टैक्सेबल नहीं होती हैं, पर बाद में एक लाइन जोड़ी, फिक्स एसेट सॉरी कैपिटल रिसिट आर जनरली नॉट टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी जब तक वो कुछ और नहीं कह देते तब तक फिक्स एसेट बेचने से जो पैसा आएगा वो टैक्स नहीं लगेगा। पर उन्होंने कुछ कह ही दिया कुछ और, मतलब कैपिटल हेड उन्होंने एक हेड ही बना दिया, और फिक्स एसेट बेचने पे भी टैक्स आपको देना होता है। सेकंड, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट यानी फिक्स एसेट और ट्रेडिंग एसेट। ट्रेडिंग एसेट मतलब स्टॉक की बात हो रही है जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए खरीदा आपने। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट आर चार्जेबल टू टैक्स एट कैपिटल गेन। देखिए बोल दिया उन्होंने, कैपिटल गेन हेड बना दिया, अंडर सेक्शन 45 आप पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट बेचने पे जो पैसा आपको मिल रहा है उस पर टैक्स लिया जाता है। वेयर एज जबकि प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रेडिंग एसेट, ट्रेडिंग एसेट मतलब जो उसको बेचने के मोटिव से आपने खरीदा, यानी स्टॉक की बात हो रही है जो डे टू डे आप खरीदते बेचते हैं, बीइंग ऑफ रेवेन्यू नेचर आर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, अंडर सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइडेड का मतलब है ये बात ध्यान में देने की है, प्रोवाइडेड दैट द सेल इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ एसएससी बिजनेस, आपका डे टू डे का काम है, और द ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। आप कोई एडवेंचर करने कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपकी डे टू डे से रिलेटेड है, तो वो इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिट वर्सेस रेवेन्यू रिसिट टेस्ट टू बी अप्लाइड। अब ये चेक करने के लिए कि वो इनकम रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर के लिए कुछ टेस्ट दे रखें कि ये चीज़ें भी टेस्ट मतलब ये चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। ट्रांजेक्शन एंटर इनटू कोर्स ऑफ बिजनेस, हेडिंग से पता चल रहा है अगर आपने बिजनेस के लिए कोई ट्रांजेक्शन किया, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, जैसे आपका कपड़े बेचने का काम है, तो कपड़ा जो बेच के इनकम आ रही है वो रेवेन्यू नेचर की होगी ऑब्वियसली। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे कैरिड ऑन बाय एसएससी के द्वारा किया जाता है, और आर इंसिडेंटल टू, इंसिडेंटल मतलब कंपलसरी है, ऐसा क्योंकि आपको बेचना ही पड़ेगा ना, आप कपड़े का बिजनेस करें तो कपड़ा तो बेचना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो डे टू डे की एक्टिविटी और इंसिडेंटल ज़रूरी ही करना, और एसोसिएटेड विद द बिजनेस, वो बिजनेस के साथ है, द ऑफिसर्सी वुड बी रेवेन्यू रिसिट। तो जो आप कपड़ा बेच रहे हैं क्योंकि आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिट होगी। एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने समझाने के लिए, वैसे तो आप समझ ही गए हैं। अब बैंकर और फाइनेंसर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, बैंक का काम ही होता है फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर वगैरह को रुपए में कन्वर्ट करना, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना, और सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटी, अ शिप ब्रोकर परचेज ऑफ शिप इन हिज ओन नेम, अ शेयर ब्रोकर परचेज ऑफ शेयर ऑन हिज ओन अकाउंट वुड कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजेक्शन एंटर यील्डिंग इनकम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। का काम ही है ब्रोकर का खरीदना बेचना। वेयर एज बिल्डिंग एंड लैंड वुड कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल एसेट, बिल्डिंग और लैंड को अब 11 से पढ़ रहे हैं, ये फिक्स एसेट होती है क्योंकि इन्हें बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा जा रहा है, अब लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खरीद रहे हैं। इन द हैंड ऑफ अ ट्रेडर इन शेयर, अगर आपका शेयर का काम है और आपने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग और लैंड आपके लिए फिक्स एसेट हो गई, कैपिटल एसेट हो गई। शेयर आपके लिए रेवेन्यू नेचर का होगा, जिसे डे टू डे आप बेच रहे खरीद रहे हैं।
द सेम वुड कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक इन ट्रेड इन द हैंड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर। पर अगर प्रॉपर्टी डीलर हैं, मतलब आपका काम ही है बिल्डिंग खरीदना बेचना, लैंड खरीदना बेचना, तो फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए बिल्डिंग और लैंड क्या होगी, रेवेन्यू नेचर की होगी, राइट। तो आप समझ में आ गया होगा कि डिपेंड करेगा कि कौन किस तरह का बिजनेस आप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो चीज़ आपके लिए फिक्स एसेट है या रेवेन्यू एसेट है। सेकेंड, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज़। अगर आपका डे टू डे का बिजनेस ही आप ब्रोकर हैं, शेयर मार्केट में आपका काम है शेयर खरीदना और बेचना, तो वो भी इसमें कवर्ड होगा। अब कोई दो वर्ड देखिए, शेयर भी आ रहा है सिक्योरिटीज़ भी आ रहा है, तो इसको भी समझ लें। जितनी नॉलेज नहीं आप ये चीज़ें लिख लिया करें अपनी नॉलेज। अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ, आपकी अगर जो आपको नहीं समझ में आ रही तो आप एक कॉपी पेन लेके सुना करें, और कोई नई चीज़ आप सुनते हैं तो अपने हाथ से लिख लें। जब कोई अपने हाथ से लिखता है तो फिर उसे जल्दी लर्न होता है, लिखी हुई चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक आपको रिटेन रह पाती है आपके माइंड में। तो सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट सिक्योरिटीज़। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटीज़, तब ये थोड़ी बोलेंगे शेयर डिवेंचर बॉन्ड, तो फिर तो वो कहेगा कि फिर तो आप एग्जांपल देने लगे। मीनिंग क्या है सिक्योरिटीज़ का, तो मीनिंग क्या होगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो समझते ही हैं, जिसे ईजिली एक जने से दूसरे जने को ट्रांसफ़र किया जा सके। जैसे मेरे पास टाटा कंपनी के शेयर है तो मैं आपको बेच सकता हूँ। तो सिक्योरिटी एक तरह से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट है, कोई डॉक्यूमेंट है, जो पब्लिक इशू, जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, जो पब्लिक कंपनी हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती हैं अपने नाम के आगे, जो पब्लिक कंपनीज हैं वो इशू करती हैं टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रही हैं आपको एज ए प्रूफ के तौर पे, वो आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट देती हैं, जिसे आप सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ये कॉमन वर्ड है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटीज़ का मीनिंग क्या हुआ, एक सिक्योरिटी इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और इट इज़ अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय पब्लिक कंपनी, जो कि पब्लिक कंपनी इशू करती है, या गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, आप पढ़ते हैं बॉन्ड्स वगैरह। टू रेज मनी, आपको पैसा लेके आना है पब्लिक से। इसके अब आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में एग्जांपल दे सकते हैं, ये शेयर भी हो सकते हैं, ये डिवेंचर भी हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, शेयर में भी प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी कॉमन वर्ड है जो सबके लिए यूज होता है। सिक्योरिटी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब जैसे इजीली एक जने से दूसरे जने को ट्रांसफर किया जा सके विदाउट एनी परमिशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई सर्टिफिकेट होता है, कोई रिसिट होती है, कोई एक्नॉलेजमेंट होती है, जिसके बेस पे एक पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट पब्लिक से मनी रेज करती है, और उस एज ए प्रूफ वो आपको कोई डॉक्यूमेंट देती है, जिसे आप सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ध्यान से पढ़ें। इन द केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी, आपका काम ही है शेयर सिक्योरिटी बेचना, द नेचर ऑफ प्रॉफिट हैज़ टू बी असर्टेन फ्रॉम द मोटिव। आपका मोटिव देखा जाएगा कि आप डे टू डे कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, आपकी पर्पस क्या है, विथ विच दे वर बॉट, आपने किस पर्पस के लिए इन्हें खरीदा था। इफ़ द शेयर वर एक्वायर्ड, अगर ये शेयर खरीदे गए थे एज एन इन्वेस्टर, आपका काम इन्वेस्टमेंट करना था, यानी हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट तो असेट हो गया, आपका मोटिव उन्हें वापस बेचना नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखना है। और विद अ व्यू टू एक्वायर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, या फिर आप उस कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखना चाहते थे। आप पढ़ चुके हैं किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर अगर आप खरीद लेते हैं तो आपकी कंट्रोल में आ जाती है वो कंपनी, क्योंकि आपके पास शेयर ज़्यादा है। और फिर ऑब्टेनिंग अ मैनेजिंग, आप उसे मैनेज कर रहे हैं, सेलिंग एजेंसी और डायरेक्टरशिप के लिए खरीदे, द प्रॉफिट और लॉस ऑन देयर सेल वुड बी ऑफ कैपिटल नेचर। तो वो कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि आपका मोटिव उन्हें होल्ड करना था, कोई आपका मोटिव था अपने कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, मैनेजमेंट में कंट्रोल लेके आना। तो आप जब ये शेयर बेचेंगे तब तो ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। बट इफ द शेयर वर एक्वायर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए डीलर इन शेयर, आप डीलर थे शेयर के, आपका काम ही था डे टू डे खरीदना और बेचना, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट हिज स्टॉक इन ट्रेड, फिर वो आपके लिए स्टॉक हो गया। इसे स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक मतलब इसे डे टू डे खरीदते और बेचते हैं। इफ द शेयर वर एक्वायर्ड विद स्पेकुलेटिव मोटिव, अगर आपका स्पेकुलेटिव मोटिव था शेयर खरीदना बेचने का, तभी आप पढ़ेंगे इस पे, द प्रॉफिट और लॉस ऑल्दो ऑफ अ रेवेन्यू नेचर वुड हैव टू बी डेल्ट विद सेपरेटली फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अदर बिजनेस। तो ये बिजनेस ही माना जाता है अगर आप स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी कोई खरीदते हैं। अगर स्पेकुलेशन से प्रॉफिट होता है आपको शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, सिक्योरिटीज़ पे, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में भी टैक्सेबल होता है, स्पेकुलेशन इनकम मानी जाती है। अब ये स्पेकुलेशन होता क्या है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं गैम्बलिंग में, स्पेकुलेशन में, तो ध्यान से समझ लें। देखिए,
एक वर्ड होता है गैम्बलिंग, एक वर्ड होता है स्पेक्यूलेशन, सट्टा बोल सकते हैं। ये तो जुआ हो गया, हिंदी में बोलते हैं जुआ खेल रहे हैं आप। और ये हो गया सट्टा लगाना, सट्टा लगा रहे हैं आप शेयर मार्केट में। तो ये इसमें फ़र्क क्या है देखिए, गैम्बलिंग किसी इवेंट पे डिपेंड करेगी, कोई इवेंट होगा, कोई घटना होगी, उस पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए जैसे क्रिकेट में आप गैम्बलिंग करते हैं, क्रिकेट में सट्टा बोलते हैं वर्ड, पर वो गैम्बलिंग है, तभी तो इलीगल है वो। तभी तो आप देखते हैं कि खिलाड़ी फिक्सिंग अगर कोई करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। जैसे सपोज आपने बोला गैम्बलिंग में, ये आप गैम्बलिंग में कार्ड्स भी खेलते हैं, कई लोग इलीगल है कि कार्ड्स आप खेल रहे हैं, खुलेआम जुआ खेल रहे हैं तो इलीगल हो जाता है कई जगह। हाँ, अब ये चीज़ भी समझ लें इसको समझने से पहले मीनिंग से, कि कई स्टेट में गैम्बलिंग अलाउड है, कई स्टेट में अलाउड नहीं है। क्योंकि अभी हिंट मैंने आपको दे दिया, स्टेट का टॉपिक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो किसी स्टेट में गैम्बलिंग को अलाउ कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो गैम्बलिंग को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। ये स्टेट्स की पावर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में नहीं आता। इसलिए आप देखते हैं कुछ स्टेट में लॉटरी का टिकट मिलता है, कुछ स्टेट में लॉटरी के टिकट बैन होते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के टॉपिक में आता है। स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, 3 लिस्ट हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक आते हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक आते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो किसी भी गैम्बलिंग को, किसी भी बैटिंग को इलीगल डिक्लेयर करना और लीगल डिक्लेयर करने की जो पावर है वो स्टेट्स के पास में। इसलिए कुछ स्टेट्स में गैम्बलिंग मतलब जो लॉटरी के टिकट्स हैं खरीदना बेचना लीगल है, कुछ स्टेट में इलीगल है इंडिया में। तो इवेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपने बोला कि अगर आज बारिश होगी तो हम आपको 1000 रुपीज़ देंगे, नहीं होगी तो वो आपको 1000 रुपीज़ देगा, राइट। तो एक तरह से आप गैम्बलिंग लगा रहे हैं, आप बैट लगा रहे हैं, एक तरह से शर्त हो गई यहाँ पर कि भैया तुम जीत गए तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम हार गए तो तुम मुझे देना। तो ये इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। कोई घटना होगी तब भी पैसा आएगा या जाएगा। लॉटरी में भी यही, लॉटरी खुलेगी तो मिलेगा, नहीं खुलेगी तो नहीं मिलेगा। आप तो ये गैम्बलिंग हो गया, जो किसी घटना पे डिपेंड कर रहा है। वो घटना अगर आपके फेवर में होगी, वो इवेंट आपके फेवर में होगा तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। जबकि स्पेकुलेशन, ध्यान से समझिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेकुलेशन यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए पहले हम एक एग्रीमेंट से समझते हैं। मिस्टर ए पर्सन है, मिस्टर बी भी एक पर्सन है। मिस्टर ए क्या वीट सेलर है, ये गेहूं बेचने का काम है इनका, वीट सेलर है ये, ठीक है। और मिस्टर बी का काम है वीट को, ये जो है वीट खरीदते हैं, फिर फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं, आटा बनाते हैं, फिर कस्टमर को बेचते हैं। ये तो वीट सेलर है, ये केवल अनाज बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं। ये वीट सेलर खरीदते हैं लोगों से और फिर उसे आटे में कन्वर्ट करते हैं, चक्की में पीसते हैं और फिर आगे सेल करते हैं कस्टमर को। बी ने ए के साथ एग्रीमेंट किया। आज क्या डेट है, हम मान लेते हैं 16 फरवरी को ये एग्रीमेंट हो रहा है। 16 फरवरी 2024 को एग्रीमेंट हो रहा है। बी ने ए के साथ एग्रीमेंट किया, ए ने इसे प्रॉमिस किया। एग्रीमेंट तो आप समझते हैं फ्यूचर के लिए भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो बी को आफ्टर 2 मंथ गेहूं खरीदने हैं, तो इसने अभी से एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि बिजनेस में पहले से एग्रीमेंट करनी पड़ेंगी ना। हाथों थोड़ी गेहूं नहीं मिले तो कैसे आप कस्टमर को बेचोगे आटा बना के। तो बी ने 2 महीने पहले ही से एग्रीमेंट कर लिया, जिसे आप फ्यूचर एग्रीमेंट भी बोलते हैं, कि ये 2 महीने बाद ए से सपोज 5000 kg वीट परचेज करेगा, गेहूँ खरीदेगा, और 1 किलो गेहूँ की रेट है 20 रुपीज़। ये डिसाइड हो गया, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट आप फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। 2 महीने बाद डिलीवरी देनी है, यानी 2 महीने बाद बी ए को पैसे दे देगा उसके गेहूं के, और उससे गेहूं की डिलीवरी ले लेगा, राइट। कितना अमाउंट पे करना है उसे, 1 लाख। 5000 to 20, 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा आपको बी को 2 महीने बाद। थोड़ा बहुत इसने एडवांस दे दिया होगा, वो खैर अलग बात है। मान लीजिए 10,000 भी दे दिए, वो तो इनके दोनों की आपस की बात है कि एक साथ भी ले सकता है ये पैसे, और थोड़ा भी लेगा, थोड़े बाद में ले सकता है, वो तो अलग चीज़ है। अब देखिए ध्यान से पढ़िए। 15 मार्च 2024 को वेदर डिपार्टमेंट एक फोरकास्ट देता है, फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि इस साल सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट, अकाल पड़ेगा, इस साल सूखा पड़ेगा, चांसेस हैं कि बारिश कम हो।
तो सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आती है तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, क्योंकि जब अकाल पड़ेगा तो सप्लाई तो नहीं हो पाएगी ज़्यादा, और ऐसा तो नहीं है कि लोग खाना छोड़ देंगे, खाने क्वांटिटी तो उतनी चाहिए मार्केट में। तो जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आएगी खाने पीने की चीज़ें के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अकाल पड़ेगा तो लोगों को कंजम्पशन चार्ज तो उतना ही है, सप्लाई कम है। तो इकोनॉमिक्स का रूल आप समझते हैं, सप्लाई अगर कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो जो गेहूँ 1 kg पर केजी 20 रुपीज़ में अवेलेबल था, आज वही गेहूँ का प्राइस 30 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, ये न्यूज़ आने के बाद। 16 फरवरी को इन दोनों ने एग्रीमेंट किया था। 16 फरवरी से आफ्टर 2 मंथ अगर अपन जाए तो 16 अप्रैल को डिलीवरी होनी थी, पर मार्च में ही गेहूं का प्राइस अप हो गया, राइज हो गया और 30 रुपीज़ पर केजी पे आ गया। अब ए बिजनेस करने बैठा है, इसके मन में लालच आएगा कि ये तो गलत हो गया, एग्रीमेंट कर लिया मैंने 20 रुपये में बेचने का, आज वो वही गेहूँ मार्केट में 30 रुपये का बिक रहा है। तो अगर मैं ए को बी को बेचेगा ए, तो बी तो 20 रुपये ही देगा, क्योंकि एग्रीमेंट किया है। और एग्रीमेंट बाइंड होता है, आप पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप पीछे हटेंगे, ए देने से मना करेगा तो 20 पे लीगल सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में जाने से आपका नाम खराब हो सकता है मार्केट में कि ये बंदा एग्रीमेंट तो कर लेता है पर बेचता नहीं है, इसके मन में ज़्यादा लालच है, तो आपका बिजनेस इससे सफ़र कर सकता है। तो ये एग्रीमेंट तो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसने खुद एग्रीमेंट किया था और साइन किए थे, उस एग्रीमेंट पे लीगल बाइंड था ये। तो एग्रीमेंट तोड़ना तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो अब पर ये अगर बी को बेचेगा तो इसे 10 रुपये का तो सीधे सीधे लॉस हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग वो 30 की चीज़ 20 में बेचनी पड़ रही, क्योंकि एग्रीमेंट करके फंस गया। तो ए के पास एक रास्ता है, ठीक है, क्या रास्ता है? ए बी से बोलेगा कि देखो अब गेहूँ मार्केट में 30 रुपये का हो गया, तो 10 रुपये महंगा हो गया, तो मैं तुमसे 30 रुपये ही में ही लूँगा, बेचूंगा। तो बी ऑब्जेक्शन करेगा, क्यों बोलेगा तो गलत है, 20 में हुआ था एग्रीमेंट, मुझे मार्केट से क्या मतलब, अब तो 20 में हुआ तो 20 में तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल करूंगा। तो ये तरीका भी फेल हो जाएगा ए का। तो बी को देगा फालतू में, जब एग्रीमेंट 20 पे हुआ तो मैं तो 20 रुपये दूंगा ना आपको, 30 रुपये क्यों दूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकता है ए, क्या बोल सकता है बी को, ठीक है ऐसा करते हैं, तुम मुझे 20 रुपये तो वैसे भी देने वाले थे, 20 रुपये मुझे देने वाले थे ना तुम खरीदने पे पर केजी, अब मैं तो तुम्हें बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ऐसा करो तुम मेरे पास, तुम किसी और से खरीद लो, और जब तुम किसी और से खरीदने जाओगे तो तुम्हें 30 रुपये मिलेगा वो गेहूँ पर केजी। तो तुम मुझे 20 देते और वो तुम्हें 20 देने थे और 30 रुपये में तुम्हें कहीं से मिलेगा, तो 10 रुपये तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना। किसी और से खरीदेगा अगर बी तो उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 20 रुपये तो उसे वैसे भी देने थे एक को, और अगर किसी और से खरीदेगा तो 30 रुपये देने पड़ेंगे, तो 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे बी को। तो ए बोलता है ऐसा करो मेरे से ले जाओ 10 रुपये, यानी अपने 20 रुपये मिलाओ और मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ अपने पास से, तो 30 रुपये हो गए ना अब टोटल पर केजी, तो बस किसी और से ले लो। तो इसमें बी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जो नुकसान हो रहा है उसका ए पीछे हट रहा है, तो नुकसान ये देगा, कंपनसेशन देगा। तो 20 रुपये तो वैसे भी देने थे बी को, 10 रुपये ए अपने पास से उसको दे देगा, 30 रुपये होगा, बी किसी और से खरीदेगा, पर केजी 10 रुपये देगा। कितने केजी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? 5000 केजी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक पे 10 रुपये देगा, तो 50,000 रुपीज़ ए बी को ट्रांसफ़र करेगा और बोल देगा मैं तो तुम्हें नहीं बेचूंगा, तुम किसी और से जाके मार्केट में ले लो, ठीक है। तो बी एग्री हो जाता है इस बात पे, बी को क्या प्रॉब्लम है, अब बी भी मान जाएगा कि ठीक है मेरे पास आ ही रहे हैं पैसे, मैं अपने और पैसे और ए के 10 रुपये मिलाऊंगा एक्स्ट्रा पैसे और मार्केट से खरीद लूँगा। तो ये स्पेकुलेशन है, एक पार्टी को प्रॉफिट हो गया। अब बी खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये उसकी हेडेक है ना, हमने तो उसे दे दिए 50,000 रुपये टोटल लेने, तो ए के पास से तो माइनस हो गए 50,000 और बी के पास ऐड हो गए, तो ये स्पेकुलेशन, ये है सट्टा, ठीक है। क्या समझ में आया अब इससे कि विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स और सर्विस, आपने किसी को कुछ नहीं दिया एक्चुअल में ना गुड्स की डिलीवरी थोड़ी हुई, गेहूँ थोड़ी बेचे गए यहाँ पे, ना कोई सर्विस दी गई। विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विस, एक पार्टी को हो रहा है प्रॉफिट, एक पार्टी के पास पैसा आ रहा है और एक पार्टी के पास से जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू प्राइस, मैं बार बोल रहा हूँ ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, ये प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ ना मार्केट में, आपने कोई घटना थोड़ी करी, तो मार्केट ने आपको चेंज किया, प्राइस बढ़ी या घटी, ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, तो इसे हम बोलते हैं सट्टा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइसेस में चेंज आता है ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन,
एक पार्टी को प्रॉफिट हो जाता है, एक पार्टी को लॉस हो जाता है, तो इसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं, सट्टा बोलते हैं, और ये लीगल होता है। इसमें लीगल जैसी बात थोड़ी, हम किसी को परेशान थोड़ी करें, हम कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हैं। तो मार्केट ने अपने आप को चेंज किया, रेट तो मार्केट में अप डाउन होती रहती है, तो ये होता है सट्टा। वापस मैं रिपीट करता हूँ, विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स और सर्विस, बिना किसी को दिए और लिए, वन पार्टी इन अ प्रॉफिट पोजीशन, अनदर पार्टी इन अ लॉस पोजीशन। एक पार्टी प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाती है, एक पार्टी लॉस की सिचुएशन में आ जाती है, ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइसेस में चेंज हो रहा है, आप जानबूझ के ऐसा नहीं करें, ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट खुद चेंज हो रहा है ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, तो इसे आप सट्टा बोलते हैं, और ये लीगल है, इलीगल नहीं है। अब आप इस गेहूं को शेयर समझ लो, शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, शेयर, इसे आप शेयर समझ लो, रिलायंस का, टाटा, किसी का भी शेयर समझ लो, शेयर में भी ऐसे होगा, शेयर तो एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, एक पार्टी को लॉस हो सकता है। तो ये आई होप स्पेकुलेशन आपको समझ में आ गया हो, गैम्बलिंग समझ में, गैम्बलिंग का प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है, ये तो किसी घटना पे डिपेंड करती है, इसमें प्राइस चेंज हो बड़े उससे कोई मतलब नहीं है कोई भी चीज़ का, जबकि स्पेकुलेशन में प्राइसेस वेरी करते हैं, प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, मार्केट प्राइस में चेंजेस आते हैं, इससे एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, एक पार्टी को लॉस हो रहा है, विदाउट एक्सचेंज गुड्स और सर्विस, बिना कुछ लिए दिए, कोई गुड्स थोड़ी बेचेगा इसको, कोई सर्विस थोड़ी दी गई, विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विस, एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, एक पार्टी को लॉस हो रहा है, तो वो स्पेकुलेशन कहलाता है, सट्टा कहलाता है। और ये बिजनेस की इनकम या पढ़ेंगे बीएनपी हेड में ही, स्पेकुलेशन का जो प्रॉफिट होता है वो बीएनपी हेड में ही माना जाता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही टैक्सेबल होता है। इफ द शेयर में पढ़ देता हूँ, इफ द शेयर वर एक्वायर्ड विद स्पेकुलेटिव मोटिव, अगर आपका सट्टे के मोटिव से खरीदे, आपका काम ही था कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होने पे प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है इसमें, तो ये रेवेन्यू नेचर का ही माना जाता है, और वुड हैव टू बी डेल्ट विद सेपरेटली फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस की इनकम ही से माना जाता है, अदर बिजनेस के तौर पे। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मतलब जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, जापानीज इन्वेस्टर होते हैं, जो जापान के बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, विच हैज़ इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट 1990। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप पढ़ते हैं कि जो मार्केट होता है, शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, बैंकों को आरबीआई की बात माननी होती है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे पब्लिक बैंक हो, ऐसे सेबी की बात सबको माननी होती है, कंपनीज को रेगुलेट करता है। वुड बी ट्रीटेड कैपिटल एसेट, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो फॉरेन पर्सन है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर क्या होते हैं, आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा वरना बहुत लंबी क्लास हो जाती है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं, वो जो शेयर खरीदते हैं, भले उन्होंने बेचने के मोटिव से खरीदे, वो कुछ टाइम के लिए खरीदे, पर वो उनके लिए कैपिटल एसेट ही माना जाएगा, इवन इफ द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी इन द हैंड ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज स्टॉक इन ट्रेड, द सेम वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, भले वो बेचने के मोटिव से खरीदे गए थे स्टॉक के तौर पे, पर वो कैपिटल एसेट माने जाएंगे, एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर वुड बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन, और इन्हें बेचने पे जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन ही माना जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक वर्ड होता है जो बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे आप कोई एक्टर बनना चाहता है, मॉडल बनना चाहता है, तो वो भी अपना पोर्टफोलियो बना के लेके जाता है, बहुत सारी फोटोज़ खिंचवा के लेके जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर से मिलता है ताकि उसे सेलेक्ट किया जा सके। पर यहाँ शेयर मार्केट की बात हो रही है, तो पोर्टफोलियो का मतलब होगा बंच ऑफ सिक्योरिटीज़। जैसे आपने मान लीजिए रिलायंस में पैसा लगाया, रिलायंस के शेयर में, आपने टाटा में भी शेयर में पैसा लगाया, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में पैसा लगाया, तो ये जो बंच है, जितने शेयर हैं आपके पास, ये आपका पोर्टफोलियो बोला जाता है। शेयर मार्केट में वर्ड यूज होता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मीन बंच ऑफ सिक्योरिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज आपने खरीदी, उनका कॉमन नेम है पोर्टफोलियो, कि आपका कितना पोर्टफोलियो है, कितनी वैल्यू का पोर्टफोलियो आप होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।